तो आनंद की स्थिति परमानंद की बनी हुई है। अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो यहीं तक ठीक है भाई, आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। वो तृप्ति है, आशा विचार इच्छा तृप्त है ना। तो ऐष्णा तृप्त हो गई तो चित्रण की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर होगी क्रिया, है ना। क्रिया चित्त है तो ये फिर उसकी आवश्यकताएं तृप्त हो चुकी हैं या तृप्त होती रहती हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता है, अब वो तो ऐसा नहीं है नहीं परमानंद हो गया तो अब शरीर को भोजन नहीं चाहिए, पर उसको आश्वस्ति है, संतोष है कि मेरी जितनी भी आवश्यकताएं आहार आवास अलंकार की वो तो पूरी होती रहेंगी, होती भी रहेंगी, हो भी रही हैं। इस स्थिति का नाम है संतोष। कि इच्छाओं को या तो तृप्त हो गई हैं या तृप्त होने की संभावना निरंतर बनी हुई है, ये भाव उसमें रहता है। इस भाव का नाम है संतोष। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई भय चिंता नहीं है कि होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा नहीं होंगी वाला भाव ही नहीं। उमेश भाई, गीतेश्वरी दीदी, समझ में आनी बात? संतोष का मतलब क्या है कि जितनी भी मेरी आवश्यकताएं हैं, और मेरी नहीं मेरे परिवार के भी, वो पूरी हो रही हैं, हो सकती हैं, हो जाएंगी। इसके पूरे होने की आश्वस्ति का भाव का नाम है संतोष। कब बनेगा ये? जब आत्मा में अनुभव और प्रमाण है, बुद्धि में बोध और संकल्प है। तो बुद्धि में व्यवस्था का बोध है ना पूरा, तो व्यवस्था का मतलब ये है कि सब चीज तो है भाई अस्तित्व में, और उसको पाने की विधि भी है। फिर क्या परेशानी है बताओ? कोई परेशानी मुकुंद भाई? फिर वो तो परेशानी तब तक है जब तक हमको पता ही नहीं है कि हमारी आवश्यकता क्या है। पहले तो ये नहीं पता है, फिर अस्तित्व में क्या है ये भी नहीं पता है, फिर पूरी करने की विधि क्या है ये भी नहीं पता है। तो जब तीनों ही चीज नहीं पता है तो आदमी हड़बड़ाहट में ही रहता है, जो कहीं से सुन लिया उसको करना चलता है ना। ये चित्रण के लिए अब इसके आधार पर एरो को ठीक कर लें। मैंने इस पर काफ़ी सोचा, तो एरो वैसे ही आएगा जागृत व्यक्ति का ऐसे ही आएगा। तो कल मैंने विचार किया, मुझे लगा कि मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया, जागृत व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, पर उसको ठीक कर लें, है ना वो जागृत व्यक्ति तक ही सोचना ठीक है ना। तो उसका फिर तुलन, जो भी चित्रण बनता है वृत्ति में उसका तुलन होता है न्याय धर्म सत्य के आधार पे, है ना। तो मानव है न्याय प्रधान विधि से करता है, देव मानव है धर्म प्रधान विधि से, और देव मानव चारों अवस्थाओं में संतुलन यानी सत्य प्रधान विधि से। और गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया होता है, तो सत्य में धर्म और न्याय समाया होगा, धर्म में न्याय समाया होगा, और न्याय में प्रिय हित लाभ संतुलित रहता है, प्रिय हित लाभ गायब नहीं हो जाता है। प्रिय स्वस्थ के अर्थ में यानी कि, है ना, संवेदनाओं का जो भी अच्छा लगना है। ऐसा नहीं है कि भाई अब जागृत व्यक्ति है तो चटपटा नहीं खाएगा या खीर को और सांभर को साथ मिला देगा। क्यों मिलाने की जरूरत है? खीर को खीर की तरह खाया जाए, सांभर को सांभर की तरह खाया जाए। क्यों जानकी दीदी, उसमें क्या दिक्कत है? तो रुचि मूलक का आस्वादन, लेकिन वो धर्म विधि से न्याय विधि से उसके पास आता है ना। तो प्रिय हित लाभ संतुलित हो जाता है, स्वस्थ भी होता है ना। और विनिमय लाभ मतलब वो जो दृष्टि है वो विनिमय की दृष्टि हो जाती है, लाभ हानि मुक्त, है ना। तो तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होता है और प्रिय हित लाभ संतुलित हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब उसको आगे तक ले जाना है, जागृत व्यक्ति को व्यवस्था को बनाना है, तो फिर विश्लेषण करेगा कब और कैसे करना है। ठीक है, ये तो बहुत बार कर ही चुके हैं, अब आगे का लिख देता हूँ, ये तो सब आपको पता ही होगा। फिर तीनों आस्वादन उसमें होता ही रहता है, और फिर चयन। तो यहाँ तक आपको सब पता ही है, ये शरीर है, ऊपर जीवन है, और चयन के आधार पर वो कार्य व्यवहार करता है। कार्य व्यवहार, और मैं अब एक काम और लिख देता हूँ, दोनों मिला के व्यवस्था। कार्य व्यवहार व्यवस्था सब के लिए जो आवश्यक है उसका ही चित्रण होगा व्यवस्था के अर्थ में, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन होगा, विश्लेषण होगा, कब क्यों कितना कैसे करना है, और उसका आस्वादन बनेगा, और उसका चयन होगा, और चयन शरीर के द्वारा वो कर दिया जाएगा। ये जागृत व्यक्ति का जीना है। तो यहाँ संतोष होता है तो विचारों में शांति होती है, क्योंकि यहीं पे समाधान भी रहता है। उसको जो ये बना है, ये यहाँ से यहाँ तक समाधान है, समझ यहाँ तक है, तो ये पूरे भाग को समझ के रहे हैं। चिंतन बोध अनुभव ये क्या है? समझ है।
तो समझ से विचारों में समाधान रहता है, तो समाधान से शांति और संतोष बना रहता है यहाँ पे। और इसको फिर सुख कह रहे हैं। जो ये आस्वादन होता रहता है, तीनों आस्वादन, मन तीनों का स्वाद लेता रहता है ना। अनुभूति से वो अलग चीज़ है ना। तो रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक तीनों आस्वादन की निरंतरता बनी रहती है ना। जब खा रहा है साथ में, तीनों साथ साथ भी हो सकते हैं। लक्ष्य के अर्थ में समोसा खा रहा है कोई व्यक्ति है ना, तो क्या दिक्कत है भरत भाई, है ना। अभी जैसे आप, है ना, स्वाद लेते हैं। आज सुबह किसका स्वाद लिया? क्या था? पराठा था। आप अध्ययन के लिए आए तो क्या दिक्कत है? टेस्टी था। थेपला था ना दीदी, हमको लग गया वो गुजराती का कुछ आज है आइटम, क्योंकि दही वाली उसमें थोड़ा मीठा भी कर दिया था। वो भरत भाई का प्रभाव है ना अच्छा लगा राकेश भाई गुजरात में एक शिविर करने गए, है ना। और वो क्या है, कौन सी जगह है वो, एक जहाँ पे भी शिविर हुआ, और 7 दिन का शिविर था। रोज़ सुबह शाम गुजराती नाश्ता, दाल में है तो भी मीठा, सब्जी में तो भी हल्का मीठा, हर चीज़ में खाते खाते परेशान हो गए। एक दिन कोई भाई अचार ले आए, 15 मिनट में सारा अचार गायब यहाँ से जितने लोग गए हुए थे सबको वो तड़प थी आस्वादन की कि वो तीखा मीठा खा खा के। ऐसे ही बहुत दिन से तीखा खाते खाते आज भरत भाई और दया बहन को लगा कि कुछ तो, है ना, मिला। तो ये आस्वादन व्यक्ति के साथ रहता है। रुचि मूलक हर एक का अलग अलग होता है, मूल्य मूलक सबका समान हो जाता है, लक्ष्य मूलक भी समान आता है। परमानंद में कोई खट्टा मीठा नहीं होगा, है ना, कि गुजराती परमानंद होगा कि छत्तीसगढ़ी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापक सबके लिए समान है ना, व्यापक, इसीलिए वो साम्य है। साम्य ऊर्जा है, ज्ञान है, जिसको भी अनुभव होगा एक जैसा ही होगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये हो गया जागृत जीवन, यही सुख शांति संतोष आनंद है। इस पर किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए। सर ऊपर का मेरे को कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा एक बार शॉर्ट में बता दो ना क्या बोले। हाँ नीचे का थोड़ा समझ आया, ऊपर का तो कुछ नहीं हुआ। कैसे होता है, जब हमें नहीं हुआ तो कैसे बताएं, ये तो खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने जो बताया ब्रह्म की अनुभूति यानी व्यापक के साथ अपनेपन की पहचान, ये ठीक लगता है? एक लाइन में बोलें तो जैसे हमारा माता पिता भाई बहन में अपनापन लग के कुछ भाव आता है संबंधों में, ऐसे व्यापक के साथ कोई संबंध निकल जाए। अब इतना ठीक है, अब होगा तो भाई तभी पता चले। ठीक है, मेरा ये अनुमान है, इसलिए मैं उस अनुमान पूर्वक बता रहा हूँ। ठीक है, और किसी को जान के दे। सर ये आत्मा का व्यापक में अनुभव ठीक है, उसका अनुभव का प्रमाण वाला एरो भी नहीं समझ आ रहा है, बहुत संकल्प नहीं आ रहा है। तो ये तृप्ति बिंदु के रूप में, जानने मानने का तृप्ति बिंदु के रूप में प्रमाण मिलता है। प्रमाण कैसे मिलेगा कि मुझे अनुभव हुआ व्यापक के साथ संबंध? तो कुछ खुशहाली होगी ना अंदर में, उसका भी पता चलेगा, उसको प्रमाण कह रहे हैं। अच्छा, परमानंद हो रहा है वो, हाँ, उसका पता चल रहा है। इसको तृप्ति के रूप में दोनों मिलकर परमानंद की स्थिति बन गई। ठीक हुआ? यहाँ तक ठीक लग रहा है? जैसे आपने खाना शुरू किया, पेट भर गया, अब और लग गया कि अब कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, तो एक पॉइंट मिला ना हमको भी, हमारा पेट भर गया, अब खाने की आवश्यकता नहीं, और तृप्ति की फीलिंग हुई। फिर होगी कि नहीं होगी? एक उदाहरण, पेट भरने। ऐसी हम सब जानना मानना चाह रहे हैं, तो सारा जान लिया जितना जानने को था, पूरा हो गया जानना और मानना, है ना, तो उसका तृप्ति बिंदु पता चलेगा ना कि पूरा जानना मानना पूरा हो गया। वही प्रमाण है जो दोनों की स्थिति मिलकर परमानंद के रूप में हमको दिखता है। ठीक है, उसके नीचे अब पहले यहाँ अवधारणा था ही, अवधारणा में केवल अनुभव प्रमाण नहीं था। अवधारणा किसका था? जितनी बातें बताई, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, सबकी अवधारणा वहाँ पे रखी हुई थी। उसमें अनुभव बोध जुड़ गया तो क्या स्थिति बन गई? अनुभव प्रमाण बोध हो गया, उसकी स्थिति बनी रहती। ये प्रमाण से बोध में कैसे आया एरो, उसका एक बार बता दो। तो आत्मा है, आत्मा से नहीं, इसका कनेक्शन नहीं समझ आ रहा है कैसे। कनेक्शन ऐसे ही है जैसे मैंने निधि बहन का बोला, और यही तो उदाहरण दिया था। यह बेटा को खुशी हो गई, आत्मा में अनुभव हो गया, लेकिन बुद्धि को उसका पता चल गया। बुद्धि ने भी आत्मा को पहचान लिया, संबंध को पहले नहीं पहचान रही थी। इसीलिए तो मैंने ये उदाहरण लिया था कि मेरा आत्मा के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है, लेकिन बुद्धि का भी संबंध है। ऐसा बोलेंगे कि आत्मा का
मेरे को प्रमाण मिल गया या बोध कि आत्मा में अनुभव है, ये बुद्धि को पता चल गया। मेरे को पता चलेगा, मेरे को बस पता चलेगा कि सामने वाले को भी। कौन है, आत्मा है कि बुद्धि है, किसकी बात? आप ही को पता है, आत्मा आप ही हो रहा है सारा कुछ। किसी सामने वाले नहीं, आपने बोले ना आपका और वो तो हुआ। आत्मा और मतलब ध्यान को ध्यान दें। तो अनुभव परमात्मा का हुआ और बुद्धि को ये पता चल गया कि इसमें आत्मा का परमात्मा का अनुभव है। अच्छा, आत्मा का व्यापक में अनुभव हुआ, हाँ। उसका परमानंद हुआ, मतलब प्रमाण मिला। हाँ। अब वो प्रमाण का बोध को बुद्धि को पता चल गया। हाँ, बुद्धि को पता चला कि अब ज्ञान पूर्ण हो गया। हाँ। ऐसा बुद्धि को भी तो पता चलेगा। हाँ। आपके माता पिता को पैसा मिल जाए, आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? प्रमोशन हो गया तो खुशी खुशी कुछ मिठाई लाएंगे, है जी? नहीं, वो तो वही बताएंगे क्या चाह रहे हैं है ना? एरो का मतलब, हाँ, एरो का मतलब इतना ही है कि इधर से दोनों मिलके ही आ रहा है, ये दोनों मिलके यहाँ परमानंद का बोध हुआ तो उसको कहेंगे अनुभव प्रमाण दोनों का बोध हुआ, तो परमानंद का भी बोध। परमानंद पकड़ में कि हुआ है ऐसे टाइप। अनुभव बोध भी आएगा सर। आत्मा में स्थिति बनी हुई है, तीनों इधर आ गया, ऐसा कह सकते हैं। जो भी आत्मा की स्थिति है, अनुभव और प्रमाण दोनों उसमें हैं, दोनों का बुद्धि को पता चला। एरो का मतलब ये है कि दोनों का पता चला, ये स्थिति जो है ना, और ये गति है, तो स्थिति गति के साथ। और जैसे ये जो क्रिया ऊपर से नीचे तक हो रहा है, ये मतलब ऊपर से नीचे ये बोर्ड में दिख रहा है। हाँ, बाकी तो जीवन आपने देख लिया, तो आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा नहीं से। मतलब कार्य व्यवहार करते टाइम होगा ना, पूरा ऊपर से नीचे तक। हमेशा होता रहता है। नहीं तो इच्छा नहीं रहेगा तो नीचे का कैसे होगा? मतलब इच्छा तो बनी रहेगा, व्यवस्था का चित्र बनी रहेगा। नहीं बोले ना, आत्मा परमानंद है तो नीचे का क्रिया नहीं होगा तो भी उसका चल ठीक रहेगा, ऐसे बोले ना। जैसे मान लो शरीर नहीं है, हाँ तब भी क्या होगा? हाँ, शरीर नहीं है तो क्या क्या होगा? परमानंद बस होगा कि आनंद भी होगा? आनंद भी होगा, हाँ, दोनों होगा। दोनों। संतोष भी रहेगा। शरीर संतोष तो शरीर का साथ संयुक्त रूप में रहेगा क्या? इच्छाएं तृप्त होगी, उसका भाव तो बना रहेगा, नहीं बना रहेगा? रहेगा। क्या लगता है? सोचिएगा। हाँ जी, राजा भैया। भैया ये जो अभी जब लाइनिंग जो किए हैं, ये परावर्तन क्रिया जागृत मानव का परावर्तन क्रिया बता रहा है। हाँ बिल्कुल भैया, ये जो भ्रमित से जागृत में जाता है, पशु मानव, राक्षस मानव से मानव में जाता है, संक्रमण के बाद क्रिया पूर्णता होता है, ये उसके बाद ये चीज़ क्या है? हाँ, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है जागृत जीवन की ये क्रिया है, परावर्तन जो इन्होंने बोला है। और ये तुलन आस्वादन तो वृत्ति और मन में होता है ना? हाँ बिल्कुल, तो वो लिखा नहीं है मैंने, लिख दूँ? हाँ ठीक बात है, उसको लिख देता हूँ। तो ये वृत्ति और ये क्या है? मन। तो मन, वृत्ति, चित्त जो देविका दीदी ने सुबह बनाया था, ये पूरा हो गया। भैया जीवन शक्ति का पुट भी दे दीजिए ना। क्या चीज़? आइए, जीवन शक्ति को लिख दीजिए। आप किसको कह रहे हैं? नहीं बताइए बताइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ के आ जाओ। हाँ जी, जान के दी, तब तक बताइए। तो हमारे बीच में अभुदय भैया आए हुए हैं, है ना? थोड़ा 3 लोग है ना? अभुदय ना, विनय विनय विनय, हाँ लीजिए। तो कौन कौन साथ में आपके, थोड़ा परिचय हो जाए, क्योंकि सभा में बैठे हैं तो। हाँ, दोनों दीदियाँ हैं बस। क्या क्या नाम है बेटा? ऋतु और ऋतु बेटा, डॉली बेटा, ठीक है, बढ़िया, बैठिए। तो ऐसे अछोटी को दिखाने लाए हैं अभी, है ना? ठीक है, बढ़िया, बैठिए।
नहीं, जीवन शक्ति ले लीजिए, भास आभास नहीं, बस नाम है, जीवन शक्ति का नाम है, ऐसा बोल रहे। ठीक है, बढ़िया राजा भैया, बहुत बढ़िया। राजा भैया ने नाम, जो ये क्रिया है इनका जीवन शक्ति और उधर बल है ना, जीवन बल आत्मा। भैया चलो उनको मौका दीजिए, हितेश भाई थोड़ा। जो समाधान है, संतोष ही समाधान है कि परमानंद, आनंद, संतोष, शांति, सुख, ये सब मिला के समाधान है? समाधान विचारों में क्यों कैसे का उत्तर, जो ये योजना बनता है ना, समझ की रोशनी में जो जीने का स्वरूप बनता है उसको समाधान कह रहे हैं। तो सारा, हाँ, चित्रण से नीचे, ऊपर समझ का भाग है, चित्रण के नीचे। हाँ, चित्रण और चित्रण के नीचे। तो संतोष, शांति और सुख बराबर समाधान। वो तो समाधान नहीं। समाधान जो चित्रण बना, उसके आधार पर जो तुलन हुआ, विश्लेषण हुआ, क्या करना, कैसे करना, व्यवस्था का स्वरूप, उसको समाधान कह रहे हैं। और समाधान बराबर सुख जो कह रहे हैं, जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की स्थिति वो तो बनी हुई है। हाँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि कल जैसे अपने चित्रण से विश्लेषण में चले गए थे, हाँ, वो भी लॉजिकली सही लगता है? हाँ दीदी, हो सकता है। अब मुझे सोचा तो, क्योंकि उसमें ये है ना, ठीक बात है, ये दोनों इधर आते हैं, फिर ये इधर आया, फिर ऐसे जो कह रहे हैं आप, ऐसे जाएगा। हाँ, चित्रण से विश्लेषण, विश्लेषण से और फिर यहाँ से ऐसे आएगा। हाँ, हाँ। देखिए, दोनों चीज़ें नीचे आती हैं, एरो कैसे भी बना सकते हैं, है ना। जैसे हमने जीवन को अगर ऐसे बना देते हैं, ये आत्मा है, ये बुद्धि है, ये क्या है, चित्त है, ये वृत्ति और ये मन। अब आत्मा से इधर जा रहा है तो एक ही एरो बनेगा। एक्चुअली ऐसे इधर इधर ऐसे तो एरो बनेगा नहीं। ये तो बोर्ड का कमाल है ना, चाहे ऐसे बना के, है ना, ऐसे और फिर ऐसे ले आओ, या प्रमाण से ऐसे ले आओ। तो यह दोनों क्रियाओं का प्रभाव जो आत्मा में क्रिया होती है, अनुभव और प्रमाण, वो बुद्धि में आता है ना। अब एक ही एरो आएगा, अब ऐसे आने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो ज़्यादा बेटर ये है, फिर बुद्धि से चित्त में आ रहे। बट चित्त से डायरेक्टली मन में भी तो आ सकता है। चित्रण कुछ बना है और हम लोग ने वैसे ही चॉइस किया विदाउट। तो चित्त से मन में आ जाए सीधा, आ सकते हैं ना। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, मतलब क्यों आने देंगे? ये देखिए ना, ये घूम ही रहे आसपास, चुपके से निकल आएंगे कैसे? मतलब सोचिए, मतलब आप कल्पना करके बताइए। हाँ, कैसे होगा? मेरा अभी क्या उदाहरण, मेरा चित्रण बना के आइसक्रीम खाना है और मैंने डायरेक्टली जाके खा लिया, तो डायरेक्टली पैसा नहीं लोगे आप, मतलब पैसा वैसा नहीं दोगे, ऐसे ही खा लोगे दुकानदार। मतलब भाई आपका चित्रण बना और जाके उठा के आइसक्रीम खा लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? यह बेटा कुछ सोचिएगा, मतलब आइसक्रीम बनाने का या क्रिया तो बहुत सूक्ष्मतम होती है, तो समझ में नहीं आ रही है शायद। हाँ, इसीलिए, क्योंकि हम बाकी क्रिया अभी ये देखने का अभ्यास करना है। तो मेरा अनुसार, मेरा अनुमान तो बिल्कुल मैंने देखना ऐसा है कि ये ऐसे ही आएगा। हाँ बेटा, जैसे इसमें एक चीज़ जो है, जो स्थिति और गति जो पहले लिखा था, हाँ, कि जो अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन, आस्वादन, ये स्थितियाँ हैं, मतलब अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन, आस्वादन, ये स्थिति की क्रिया। हाँ बिल्कुल। तो और जो प्रमाण संकल्प, ये उससे गति जो हो रही है, हाँ, गति क्रिया। तो ये कभी भी, जैसे अब मैं देख पा रही हूँ, जब जैसे अभी एरो ठीक किया है, तो हमेशा स्थिति से कोई गति होगी। तो कभी भी चिंतन गति से विश्लेषण गति नेक्स्ट नहीं हो पाएगी। कोई एक स्थिति क्रिएट होगी, एक मतलब। और ये भी एक तर्क और है कि मैंने सोचा इस पे कि तुलन के बिना विश्लेषण हो नहीं पाएगा। जैसे जो तीन दृष्टि है किसी की, जैसे एक ही विश्लेषण को लेके कोई बहुत अलग अलग दृष्टि से सुन सकता है उस बात को और अपनी तरीके से विश्लेषण कर सकता है, विश्लेषण। हाँ, एक ही बात को। हाँ, किसी की मान लो जैसे एक छोटा बच्चा है और एक ओल्ड है, तो वो दोनों को बताया कि एक बहुत अच्छी आइसक्रीम की शॉप है और उसमें ये फ्लेवर्स हैं और आप खा सकते हो। तो जो बड़े हैं वो सोच सकते हैं कि नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो उनका अपना विश्लेषण है एक दृष्टि के तहत, उनकी दृष्टि है हित की तरफ ज़्यादा है।
जो बच्चा है वो सोचेगा कि नहीं है तो उसमें चॉकलेट है तो मैं जा रहा हूँ। तो और एडल्ट ये भी सोचेगा कितने का है, उसको उसका पैसे का भी थोड़ा पता वो लाभ के अर्थ में सोच सकता है। तो उसके पीछे ये 3 दृष्टि कौन सी है? जबकि बच्चे को लाभ से लेना देना नहीं, उसको तो पापा से ही लेना है ना। तो वो उनसे पूछेंगे अरे एडल्ट क्यों मना कर रहे हैं बच्चे को, बोल रहे इतनी महंगी कौन लेगा आइसक्रीम। हाँ। वो इसलिए मना कर रहे, उन्होंने ये विश्लेषण दिया, अपनी दृष्टि उनकी लाभ की थी। हाँ। फिर जो बच्चा है वो बोल रहा है मेरे को तो जाना है, उससे पूछेंगे तो वो बोल रहा है मेरे को तो अच्छी लगती है चॉकलेट, तो सही बात है, आइसक्रीम अच्छी लगती है। बड़ा बोल रहा है कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हमेशा तुलन होगा ही कोई पीछे। ठीक बात है। फिर विश्लेषण करते हैं कि बढ़िया विश्लेषण, बहुत बढ़िया है बेटा। राकेश भाई बहुत सुंदर। ठीक है दीदी, जो इन्होंने लॉजिक लिया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये स्थिति है तो हमारी स्थिति के अनुसार ही गति बनती है। तो जो एरो का जो महत्व है वो इसलिए है। परंतु जैसे हमने कहा है ना, अगर इस चित्र के साथ दिखाएंगे तो ऐसे ही आएगा। पर लॉजिक ये है कि आत्मा में दोनों गति होंगी, कि गति दोनों क्रियाएं होंगी, स्थिति के आधार पर ही गति है। जैसी बुद्ध की स्थिति है वैसी गति है। अगर यहाँ भ्रम है का भाव है तो संकल्प उसी तरह का खाली रहेगा। यहाँ पर अगर साक्षात्कार नहीं है जो कि भ्रमित में होता है, तो उसी आधार पर चित्रण किससे बनता है, जिसकी अलग करेंगे वो बाहर से आ रहा है। तो स्थिति के आधार पर ही गति क्रिया, ये एरो उसी को दिखाता है। भैया प्रत्यावर्तन की जो क्रिया आपने कल बताई थी, तो हाँ। उसमें तो गति से स्थिति की तरफ हम लोग जाते हैं। हाँ। तो भ्रमित अवस्था में ऐसे हाँ, है? नहीं, उसमें भी सब ये होगा। जो जागृत व्यक्ति है उसे में भी तो परावर्तन होगा। जागृत व्यक्ति में भी अब ये कार्य व्यवहार हुआ है ना। प्रत्यावर्तन में मैं बोल रही हूँ, प्रत्यावर्तन क्रिया तो ऐसे जाती है ना, तो ऐसे जाएगी। हाँ। है ना। हाँ। उसी के साथ साथ जाएगी। देखिए तब तक कि यहाँ बेटा उसका लॉजिक भी बताइएगा हमको, है ना। बढ़िया बताया आपने। अब इसने चयन किया, अब इसका मूल्यांकन करना है। तो देखिए करने के अर्थ में, व्यवस्था में, अभिव्यक्ति के अर्थ में, व्यवस्था में जीने के अर्थ में परावर्तन क्रिया है, उसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन मतलब क्या, जो अपेक्षा थी, जो फल परिणाम वो मिला कि नहीं मिला, व्यवहार किया उभय तृप्ति हुई कि नहीं हुई, कार्य किया। ओके। तो क्या स्थिति गति फिर वापस स्थिति गति ऐसे हाँ, चक्रीय है क्या? हाँ बिल्कुल। इसी को अब प्रत्यावर्तन बोलेंगे। तो भ्रमित व्यक्ति समझने के अर्थ में करता है प्रत्यावर्तन, और जागृत व्यक्ति मूल्यांकन सतत चलता रहता है। तो क्या हुआ है ना, तो जो कार्य व्यवहार हुआ उसका चयन हुआ देखने का, उसका आस्वादन आया कि नहीं आया, है ना। फिर उसका विश्लेषण, फिर तुलन, और फिर वो ऐसे तो आत्मा से मन और मन से आत्मा की क्रियाएं फिर ऐसे ही हो। तो वो गति से स्थिति की ओर, क्योंकि गति हुई है यहाँ, है ना, ऐसा एरो बनेगा। और ये दोनों लगातार होती रहती हैं। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब इसमें हमको मतलब ये लगातार हो ही रही है ना। जो बोलना सुनना आपने सुना, सुन के विश्लेषण किया, ये प्रोसेस किया, फिर तुरंत उसको बोला, है ना, अर्थ पहुंचा नहीं पहुंचा। मोहनी दीदी 1 मिनट। नारायण भाई। हाँ जी। मतलब अनुभव को व्यापक, और व्यापक से कुछ ऐसा, व्यापक से कुछ नहीं आता जाता है। नहीं हो गया वो, एक बार अनुभव हो गया फिर, है ना। तो व्यापक से ना कुछ आ रहा है ना व्यापक से, अगर व्यापक से कुछ आएगा तो अच्छा वो जोड़े थे तो ठीक है, उसको जोड़, है ना। मुझे कभी जोड़े जैसा लगता नहीं है कि व्यापक में तो डूबे भीगे गिरे हैं ही, अनुभव हो गया। हाँ है, हाँ वो तो कोई बात नहीं, तो जोड़ सकते हैं। पर अभी मैंने कभी जोड़ा नहीं है, मैं सोचूंगा कि जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ ठीक बात है, अब ठीक कह रहे हो। तो व्यापक लिखने ऊपर ऐसा कह रहे हो, सहस्तित्व सोचता हूँ मैं, बना दूंगा फिर आप तब तक, है ना। तो सहज मोहनी दीदी। हाँ जी।
ये जब हम स्थिति क्रिया में होंगे तब ये होगा, ये वाला बताया जागृत जीवन। और ये जब शक्ति जीवन शक्ति यानी भ्रमित अवस्था में आशा विचार इच्छा ये चलता रहे, स्थिति क्रिया में आ जाएंगे तब ये होगा। स्थिति और गति बनी हुई है, तो यह बेटा ने लिखा है, मैंने भी बनाया नहीं क्योंकि आप आगे आप अध्ययन करेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा ही। ये हमारे मन वृत्ति चित्त की स्थिति है, लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे अगर किसी को हित की दृष्टि नहीं है, जैसे बच्चे की बात है ना, तो अभी उसकी स्थिति कैसी, केवल प्रिय की है, उसको ना लाभ का पता है ना हित का पता है, तो कब तक बनी हुई है उसकी? जब तक वो आप उसको शिक्षा के द्वारा हित की दृष्टि उसमें पैदा नहीं कर देते हैं तो उसकी स्थिति बनी रहेगी। तो उसका जितनी भी चयन होगा, गति होगी, वो प्रिय के अर्थ में ही होती रहेगी, तुलन भी प्रिय के अर्थ में। जब तक वो खुद कमाने नहीं लगेगा, पैसे का कुछ पता नहीं चलेगा, लाभ की भी नहीं होगी, है ना, पैसा मिल रहा है, केवल प्रिय की। बाद में हित की जुड़ गई, फिर तुलन की, वो लाभ की भी जुड़ गई, फिर न्याय की जुड़ी, तो स्थिति में हमारा परिमार्जन हो रहा है। और जैसी स्थिति होती है वैसा हम गति करते रहते हैं, तो स्थिति लंबे समय तक रहती है। और अनुभव हो गया तो सबकी स्थिति अब निरंतर हो गई, अब ये बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आत्मा में अनुभव हो गया। अब अनुभव से क्या हो जाएगा अलग ज़्यादा, तो स्थिति पूर्ण हो गया इसका, है ना। इसकी स्थिति जो थी मन वृत्ति चित्त की, अब स्थिति जितनी परिमार्जित हो सकती थी हो गई, ठीक है ना। तो स्थिति के अनुसार ही गति होती है, तो ये लंबे समय तक होती है ना, स्थिति बनी हुई है। जबकि काम गति तो रोज रोज होती रही, हर क्षण, है ना। हर रोज उसको खाना खाना है बच्चे को, तो एक दिन आइसक्रीम खाना है, दूसरे दिन पिज़्ज़ा ही खाना है, तीसरे दिन बर्गर ही खाना है, चौथे दिन मैगी खानी है, सुबह मैगी, शाम को उसको तो वैसे खाना है, क्योंकि उसकी तो प्रिय की स्थिति बनी हुई है। अभी उसको बोलो बेटा कभी कभी पालक भी खा लो, नहीं आलू खा लो, चलो, है ना। तो प्रिय के अर्थ में अभी हित की दृष्टि उसको नहीं पैदा हुई, है, ठीक है। हाँ, तो स्थिति बनी रहती है हमारी काफ़ी समय तक, और ये पूरी कब होती है? अनुभव के साथ पूरी हो जाती है। सर जो लॉजिक इसमें लग रहा है ना, ऐसे दाएं बाएं वाला, इससे अच्छा लॉजिक तो वाला लग रहा है। नहीं, लेकिन वो लॉजिक भी बहुत बढ़िया है, उसको मैंने अध्ययन के लिए आगे छोड़ा हुआ है। काफ़ी सारा जब जीवन के बारे में आप बात करेंगे तो स्थिति गति भी मैंने नहीं रखा है, अभी मैं केवल जीवन की मोटी इसकी और सूक्ष्मताएं आएंगी ना, तो यहाँ बेटा ने कायम खोला है कि स्थिति के अनुसार गति होती है। एरो का ये सिग्निफिकेंस है। चित्र कैसे भी बना लें, देखो है चित्र ही, क्रिया तो फाइनली बीच में होनी है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो चित्रण है वो विश्लेषण में आएगा कि तुलन में आएगा, दोनों में तो साथ में आएगा ना। हाँ। चित्रण का ऐसा, तो ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है। जैसे आत्मा का बुद्धि में आया, हाँ। आत्मा का बुद्धि में आया, ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है। नहीं, साथ साथ में तो हो ही रहा है, लेकिन ऊपर से जो नीचे वाला क्रिया है ना, बुद्धि, जैसे कि चित्त से वृत्ति, तो आपने कल बता रहे थे कि चित्रण से विश्लेषण में आएगा करके, फिर आज बताया कि तुलन में आएगा, तो ये दोनों संभावना है ना, मतलब एक ही साथ आएगा, क्योंकि वो तो साथ साथ है, साथ साथ है। हाँ, एरो को कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि स्थिति के अनुसार गति होती है। और अगला एक क्वेश्चन था कि जो प्रत्यावर्तन की घटना है वो तो भ्रमित जीवन में हो ही रही है, मतलब भ्रमित जो जीवन उसमें प्रत्यावर्तन घटना होता है, तो परावर्तन नहीं होता है, परावर्तन होता है भ्रमित में, सब होता है, केवल आत्मा से नहीं होता है। अब भ्रमित का बनाते हैं, अगर ये जागृत जीवन का समझ में आ गया तो भ्रमित का बना लेते हैं। नहीं, कि संकेत भैया क्या झलक मिलता है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, झलक मिलता है ऐसे करके बोल रहे थे कुछ। झलक अभी 4.5 क्रिया में इनकी क्या स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती है, और ये प्रत्यावर्तन परावर्तन दोनों में होता है, जागृत और भ्रमित दोनों में, लेकिन हाँ, तो भ्रमित का कर ले, है ना, भ्रमित का भी कर देते हैं इधर। अभी इस पे कोई और किसी को क्वेश्चन हो तो, किसी को कोई और, डॉली दीदी, ऋतु बेटा, आप लोग हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ है इधर जागृत जीवन में? विनय बेटा, बोडरा से ही है तीनों, है ना, बोडरा से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। बोडरा से ये भी है, कहाँ गए? कपाल फोर्ट से। आप कपाल फोर्ट से? हाँ, बोडरा और कपाल फोर्ट तो पास पास में ही है ना, बिल्कुल बढ़िया। आपको कुछ कोई गलत तो नहीं बता दिया हमने? ठीक है विनय भाई, बढ़िया। भ्रमित का क्या स्थिति बनेगी, इसी को भ्रमित में देखते हैं शंकर भैया, ठीक है। मुकुंद भैया ठीक है ये? हाँ, सवाल नहीं पूछा आपने, बाइक दो।
भैया समाधि में कौन सी स्थिति रहेगा? जैसे आनंद हुआ तो आस्वादन में आएगा वो आनंद। समाधि की दिक्कत क्या है कि मुझे समाधि हुई नहीं, आशा विचार इच्छा चुप हो जाता है भी बोलते हैं। मैंने जो समाधि का अनुमान लगाया है, देखो यहाँ से ऊपर का ये मेरा देखा हुआ है, यहाँ से नीचे अपने में खूब अच्छे से जांचा हुआ है। इसके ऊपर जो नागराज जी ने वर्णन किया है ना, पढ़ा है, और उसके साथ साथ में मेरा अनुमान निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से वो पता है, तो इसलिए इसके बारे में भी मैं काफ़ी है ना जोर से बोल सकता हूँ। समाधि का मुझे बड़ा भास जैसा है, अनुमान भी बहुत अच्छा नहीं है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि समाधि में ये तीनों चुप हो जाता है, ऐसा बोला है। आशा विचार इच्छा चुप, यानी कि इनको किसी तरह से बुद्धि ने डांट फटकार लगा के क्या कर दिया है, चुप। जैसे हम सो जाते हैं तो सोने में क्या होता है, एक तरह से शरीर के साथ जो प्रकट होना है, और समाधि उससे बड़ी चीज़ है ना। गहरी नींद थोड़े समय की समाधि है, पर उसमें होश रहता है। किसको होश रहता है? बुद्धि को। तो क्या होगा फिर, अगर मान लो आपने चित्रण बंद कर दिया भ्रमित का, भ्रमित से जा रहा होता है ना, तो अब जो बाहर से आ रहा था कुछ भी नहीं आ रहा है और ये खाली था। चुप होना मतलब भैया, मतलब ये क्रिया नहीं हो रही, ऐसा क्या? तो मतलब घूम रहे हैं अंश, घूम रहे हैं अंश, लेकिन ना कोई चित्र बन रहा है। चित्र किसका बन रहा है? ना कोई चित्र नहीं बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब जो जैसे कंपन के रूप में जाता होगा ना, जैसे आखिरी मन है वहाँ से कंपन हुआ, फिर इसमें कुछ प्रभाव होगा कि सीधा कंपन तो होगा, लेकिन पहले चित्र किसका होगा उसमें? समाधि की स्थिति में कोई चित्र होगा, चित्त में कोई बात तो फिर नहीं, सारे चित्र मिटा डाले, केवल एक देवी देवता का फाइनली हम जो चित्र बनाते हैं, जो मुझे अनुमान है, कोई इष्ट देव का आप सारे अंगों में बैठाते हैं, धीरे 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 करके एक चित्र रहता है, बाद में वो भी है ना किसी विधि से उसको भी हटा देते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये फिर वो खत्म हो गया चित्रण, मतलब तो फिर वो कैसे आ जाते हैं बाद में? बाद में आएगा, बोलते हो बुद्धि बोलते होगी, चलो हो गया पूरा, आप समाधि से बाहर निकलते भाई। अल्टीमेटली बुद्धि तो है ना, जिसने चुप किया है वो ये भी तो करेगा कि भाई अब चालू हो जाओ, बहुत हो गया है ना। उससे पहले ही संकल्प बनता है बुद्धि में, कितने घंटे का समाधि होना है। आनंद का आस्वादन होता होगा ना, कैसे होता है वो? हो तो होता ही होगा आस्वादन, मतलब समाधि में रहेंगे तो आनंद आते हैं, बोलते मतलब कुछ ना कुछ होता है, अच्छा लगता है, तो आस्वादन तो होगा ही ना। वो आस्वादन नहीं हो रहा है, वो बुद्धि में ही जो अनुभूति हो रही है, जैसे यहाँ हो रही है ना भाई, बुद्धि में भी तो अनुभूति हो रही है। नहीं तो बुद्धि मतलब तो व्यवस्था का स्पष्ट हो जाना है। मन में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो चुप में है भाई। यहाँ पे भी आत्मा में भी परमानंद तो हो रहा है ना, वही जो आत्मा में परमानंद है, आत्मा की अनुभूति, वही मन में लक्ष्यमूलक आस्वादन के रूप में। तो बिना व्यवस्था स्पष्ट हुए वो आनंद परमानंद आ रहा है। हाँ, उसको व्यवस्था नहीं पता है समाधि में, ये तो दिक्कत है। तो ये तो मतलब अलग हो गया। उसको केवल क्या पता है, अनुमान लगाइए भाई, चित्त चुप हो गया, यहाँ पे भी खाली हो गया, चित्त बंद हो गया, और इसलिए तुलन भी बंद हो गया, विश्लेषण भी बंद हो गया, और ये शरीर से कुछ हो ही नहीं रहा है आदमी, इसलिए तो चुपचाप बैठा है, पलकें भी नहीं हिला रहा है, हाथ भी नहीं हिला रहा है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है कुछ। कोई काम करता है क्या समाधि का आदमी? बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बोलेगा तब उसके लिए विचार चाहिए, तुलन विश्लेषण होगा तब तो कुछ करेगा ना, जब कुछ नहीं हो रहा है तो चित्रण खत्म हो गया। अब क्या स्थिति है उसकी? ऊपर का भी तो नहीं होना चाहिए ना भैया, जैसे ऊपर का संकल्प बल कुछ तो नहीं होगा नहीं ना, वो तो पहले से नीचे का भी नहीं हो रहा है, ऊपर का भी नहीं हो रहा है। वो क्या है? बताइए, किसी को समाधि हुई हो तो बताएं। आपको समाधि? वो कह रहे हैं नहीं कहाँ हुई है, वैसे ही अंकल को फंसा रहे हो आप। मेरा अनुमान ऐसा है, ये मेरा प्योरली अनुमान है ना, और मैंने कोई अध्ययन भी नहीं किया है। जैसे मध्यस्थ दर्शन का तो अध्ययन किया है, तो मेरा अनुमान सटीक, थोड़ा सटीक मतलब अच्छा अनुमान है। समाधि के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ है, और पातंजलि योग सूत्र का जो समाधि से वाला चैप्टर है, ऐसे ही पढ़ लिया था। कभी मुझे कुछ बोलना था तो मैंने सोचा चलो पातंजलि योग सूत्र का पढ़ लो, और पढ़ के मैं भूल भी गया उसको, क्योंकि अध्ययन नहीं किया है, किसी को बताने के लिए थोड़े समय के लिए पढ़ा था। उसके आधार पर जो अनुमान बनता है बहुत वेग है ना, वो क्या बनता है कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर बाय डिफॉल्ट व्यापक का पता चलता है। अब कुछ चित्र ही नहीं है, प्रकृति गायब हो जाती है, ज्ञान नहीं हो पाता है। वो तो संयम में पता चलता है
कैसे पता चलता है? जैसे हमने बताया कि भाई देखो इस सब चीज़ को हटा दो कमरे से, जब जैसे हमने शिविर में बताते हैं कि व्यापक नाम की वास्तविकता है, उससे पहले जिनको नहीं पता था तो उनको अचानक पता चला कि नहीं पता चला? जबकि व्यापक तो आसपास ही था पहले से, जब से पैदा हुए कम से कम, उससे पहले से भी था, पर पता था क्या कि व्यापक नाम की कोई वास्तविकता है? तो व्यापक का पता तो उसमें होगा ना, आत्मा में ना। यहाँ पे बुद्धि भाई अनुभव प्रमाण का यहाँ पे इस विधि से तो बोध होता है जब अनुभव होता है। समाधि की स्थिति में क्या होगा? तो बुद्धि मतलब आत्मा का पता किसको चल रहा है इसमें? बुद्धि और आत्मा। मेरा अनुमान है कि समाधि तो हुई नहीं है, कि बुद्धि और आत्मा को, दोनों को या दोनों में से किसी को व्यापक का पता चलता है, इतना हो जाता है समाधि में। पर ये व्यापक क्या चीज है उसका ज्ञान नहीं हो पाता कि ये पारगामी है, पारदर्शी है, ये ऊर्जा है, ये नहीं पता चलता। पर व्यापक है तो एक बिल्कुल ऐसी स्थिति है ना कि भाई अब व्यापक चीज है, कोई विचार ही नहीं है। तो उससे पहले सारा दुख किस में था? आशा विचार इच्छा में था, वो पहले चुप कर दिया। और इसका भास या आभास जो भी होता है, जो पता चलता है, उतने में बहुत आनंद जैसा लगता है। तो समाधि की स्थिति में जब तक रहते हैं तब तक बढ़िया बढ़िया आनंद जैसी स्थिति बनी रहती है। मतलब अच्छे से, मतलब स्पष्ट नहीं है। और तो मुझे जब समाधि नहीं हुई तो अच्छे से कहाँ से? और दर्शन में नहीं बताया, मतलब नहीं, दर्शन में समाधि का कोई जिक्र नहीं। और अध्ययन विधि से करेंगे तो उसमें समाधि नहीं होगा, डायरेक्ट अनुभव होगा। डायरेक्ट अनुभव, मतलब हाँ, समाधि की जरूरत ही नहीं। खाते पीते हंसते ऐसे पढ़ते पढ़ते एक दिन आप में से पहले नहीं होगा, मुझे लग रहा है, या तो छोटे भाई को या बड़े भाई को, फिर हमको होगा। आगे की पीढ़ी आगे भाई, इतनी गहरी जिज्ञासा तो आप ही लोगों की है ना उमेश भाई? लग रहा है ऐसा, राम ठाकुर भाई? तो समाधि में इतना ही मुझे आइडिया है कि जब ये चुप हो जाता है, चित्रण सारे रुक जाते हैं, तो या तो आत्मा में या बुद्धि में या दोनों को व्यापक का भास आभास होता है, उतना तो होता है। नहीं बोल सकते, पूरा नहीं होता ना, ज्ञान नहीं होता, उसके लिए संयम में जाना पड़ता है। समाधि के बाद तो संयम में भी होता है। नागराज जी के अनुसार केवल समाधि से नहीं होता, तो व्यवस्था का बोध नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति तुक का तो दर्शन ही नहीं हो रहा है। आपस में अंतर संबंध क्या है वो नहीं हो रहा है, वो बोध। उसके बाद में जब सहस्तित्व, ये तो सहस्तित्व के साथ है ना, है ना, सहस्तित्व का अनुभव, बोध। मुझे सोचा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा, जैसे राजा भैया कह रहे हैं। हाँ, प्रवेश, हाँ सर ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कल्पनाशीलता को ही पूरा रोक दिया। हाँ, पूरा रोक दिया, चुप कर दिया, तो चित्रण गायब है, प्रकृति गायब है। तो अभी हम भी कम तो कर सकते हैं ऐसा, जो बहुत सारी से थोड़ा बहुत कम होता है, फालतू का कम हो जाता है। तो कल्पनाशीलता गायब का मतलब उसमें से चित्रण, सब आशा विचार इच्छा गायब हो गया, चुप हो गया। चुप होने का मतलब ये कुछ हो नहीं रहा, तो व्यापक का भास आभास प्रतीति होती है, ऐसा समाधि में मेरा अनुमान बनता है कि ऐसा होता है। आपका क्या करना है, समाधि करना है कि अध्ययन करना है? अभी सोच रहे हैं, जो हो जाए ठीक है। दोनों, मतलब साथ अध्ययन करते करते समाधि करना, दोनों का पता चलता है। मतलब दोनों करेंगे थोड़ा जल्दी हो सकता दोनों का, है, दोनों के एक साथ करेंगे तो जल्दी हो सकते हैं। मतलब हाँ, करके देखिए, बढ़िया बात है। चलिए, क्या पता भैया ऐसा कोई तरीका आप कोई अनुसंधान ही कर दें कि समाधि की करते करते अध्ययन कर लिया और कुछ और जल्दी हो गया, तो हमको बताना जरूर है ना कि कुछ अनुसंधान। हाँ दीदी, कुछ आप बताएं, कोई और कोई आगे बढ़े, भ्रमित वाला। तो ये दोनों का करना चाहते हैं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, है ना, कुछ नया अनुसंधान हो जाएगा। भैया एक मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बार क्या होता है जब भी समाधि की ओर बढ़ते हैं तो ध्यान, ये पहली स्टेप है उसमें, तो ध्यान करते करते हम लोग करते तो है, लेकिन वो समय तक ठीक है, लेकिन बाद में क्या करना है उसमें जाके वो पता ही नहीं चलता है। तो अभी जैसे बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास है, तो तभी पता नहीं चलता था, बट अभी जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो बहुत गहराई में कर पाती हूँ, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मुझे क्या देखना है। तो मध्यस्थ दर्शन से वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया है, ऐसे मुझे लगता है। जी, मुझे जो ध्यान का जो पॉजिटिव पार्ट लगता है ना, कि जैसे अभी बिटिया ने बताया कि अभी हमारा
बैठने का भी अभ्यास नहीं होता, क्योंकि अध्ययन के लिए पढ़ने किताब को पढ़ना है तो बैठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा, फिर हमको मन लगाना पड़ेगा किसी की बात सुनने में। तो ध्यान की जो विधियां हैं वो इस काम को करने में सहायक है, ऐसा मेरा सुन। दोनों एक दूसरे को सहायक करते हैं, जैसे बेटा ने बताया। पर वो समाधि की एक अलग चीज है, उसकी क्या प्रक्रिया है ना, कौन सी विधि से करेंगे, आगम तंत्र से करेंगे कि पातंजलि योग सूत्र के हिसाब से करेंगे, उस पर डिपेंड है ना। और समाधि से क्या होता है, एक व्यक्ति ने तो करके बता दिया है, ज्ञान तो नहीं होता है, पर अब आप कोई मिक्स निकालना चाहते हैं तरीका, तो पता नहीं क्या होगा, अभी पता नहीं, अनुसंधान ही होगा, अभी अनुमान नहीं बनता है। ठीक है दीदी, तो ध्यान से इतना हमारे अध्ययन में सहायक है ना। अगर किसी को, जैसे हम बच्चों को भी बताते हैं, भाई वो बच्चे कुछ लोग किताब लेके ही नहीं पढ़ पाते है ना, तो उनको बोलते हैं बेटा बैठो थोड़ा, है ना, तो अभ्यास की बात। भैया और एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं, उसका स्वाद जीभ में आता है, फिर जीभ से तंत्रिका तंत्र से वहाँ मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क से कंपन होकर वहाँ जाता है जीवन में, ठीक है। और जैसे भाव मिल रहा है, विश्वास, तो उसका किस में कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है? उसका सीधा जीवन में जाता है। तो शरीर की क्या आवश्यकता फिर? सुनने के लिए, और फिर आप कुछ क्रिया करेंगे, अगर भाव होगा, मतलब आपके साथ कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी ना। मतलब भाव का कंपन होगा कि शब्द का कंपन वहाँ जाएगा जीवन में, वहाँ से समझेंगे। जीवन में तो शब्द और शब्द से अर्थ दोनों जाएगा, शब्द और शब्द के साथ जो अर्थ है दोनों जाएगा। तो मतलब शब्द का ही कंपन होगा ना, किसमें कंपन में? मेधस में, मतलब जो मेधस में शब्द का कंपन, यानी कि मेधस में किसका कंपन होगा? इंद्रियों से जो भी जाएगा, शब्द का भी जाएगा, और आँख से जो चित्र बना वो भी जाएगा, और यदि गर्म या त्वचा से जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी सूचना है ज्ञानेंद्रियों की, वो सीधा कहाँ जाएगा? मेधस पे जाएगा। जीवन उसको पढ़ेगा, और जीवन उसको भाषा को भी पढ़ेगा, और किसको पढ़ेगा? चित्र को भी पढ़ेगा, और जो संवेदना है, स्किन है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सबको पढ़ के जीवन पहचानेगा। सर मैं जो याद आ रहा है, जो बुक पढ़ा था उसमें ऐसा दिया कि जब ध्यान करते हैं तो जिस वस्तु पर ध्यान करते हैं वो तो पता है कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान क्यों कर रहे हैं वो दोनों पता रहता है। लेकिन जब समाधि होता है ना, तो जिस वस्तु पर ध्यान कर रहे हैं वो बना रहता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वही भूल जाते हैं। मतलब ध्यान का इतना गहरा ध्यान हो जाता है कि क्यों कर रहे हैं, ध्यान करने क्यों बैठे वो पता नहीं रहता, बस कर रहे हैं इतना। जब ध्यान में लगा रहता है, समाधि नहीं हुआ रहता है, तो ध्यान कर रहे वो भी पता रहता है, क्यों कर रहे वो भी पता रहता है। समाधि में क्यों कर रहे वो पता नहीं रहता, बस ध्यान हो रहा है, बस उतना ही रहता है। ऐसा याद आ रहे हैं। समाधि का इतना, जितनी देर आप उसमें रहे, पहली बात तो आदमी किसी काम का नहीं। बच्चे ऐसा शादी करने के लायक बचोगे आप? भी बोलेगी बैठा रहता है समाधि में, कुछ करता ही नहीं, क्यों कर रहे? कुछ खाना कमाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा दोनों को। बच्चे हो गए तो और परेशानी है। तो परिवार व्यवस्था में जीने का तो है नहीं। जब यही नहीं पता है क्यों कर रहे हैं, जब उसी को भूल जाते हैं, तो कुछ करना है ये तो खत्म ही हो जाएगा। बढ़िया है, तो आप करके देखना है बताना। हाँ जी, कुछ और आगे बढ़े, भ्रमित वाले को देख लें। है जी, कंपन वाला। हाँ, तो क्या जा रहा है, जो भी इंद्रियों से सूचना है ना, जो भी इंद्रियों से सूचना है वो मस्तिष्क में जाता है, जो भी द्रव्य, और जीवन उसको रीड करता है, जो चयन करता है ना, और उसका फिर मूल्यांकन करता है आस्वादन तुलन विश्लेषण विधि से। वो करता है, शब्द ही नहीं केवल, मैं पूरी सबको जोड़ रहा हूँ। शब्द आप केवल एक क्रिया को बोलो ना, जीव वाली क्रिया को, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियों का जो प्रभाव है, जो सूचना है, जैसे ये गर्म है या सर्दी लगा यहाँ पे, अब ये शब्द नहीं है ना, आप केवल शब्द की बात कह रहे हो, मैं 5 को जोड़ रहा हूँ। माइक ले लो, माइक जरा पहुँचा दो। हाँ, वो वाला जाए। दोनों भाई सभा को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई कि केवल यही दोनों पूछ रहे हैं? आप बता दें किसी को, ठीक, कोई दिक्कत आपको? शेष नारायण भाई, राजेश भाई, सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल दोपहर तक। बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना? या बेटा चक्रधर भैया, अनादि भाई, हाँ जी बताइए। तो जैसे मैं कोई भाव दे रहा हूँ, तो जैसे शब्द के रूप में कुछ बोलूँगा,
तो उसका चित्रण में रहेगा कि इससे ऐसा मतलब भाव होना है, मतलब बोलना है। आप भाव को कैसे व्यक्त करोगे? अपनी माता के प्रति आपको सम्मान अगर व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे? बोल के करेंगे कुछ, और काम करके करेंगे, पैर दबाएंगे, जरूरत है तो सर दबाएंगे, कुछ तो होगा वैसे ही शरीर के द्वारा ही। इसलिए शरीर की आवश्यकता है। आपने ये पूछा ना शरीर की क्यों आवश्यकता है, तो समझने के लिए भी और समझ को प्रमाणित करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है। जीवन अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो आप जिसके भी प्रति विश्वास सम्मान का भाव भी अगर व्यक्त करना है तो भाव भंगिमा कार्य व्यवहार से ही व्यक्त होगा। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। अब आपका क्वेश्चन हो गया पूरा? आपने जो बुक लिखा उसमें उसी में तो ऐसा लिखा है कि ध्यान करते टाइम ध्यान जब करते रहते तो प्रश्न बना रहता है, लेकिन समाधि में जाते तो प्रश्न गायब हो जाता है। तो ध्यान क्यों करें वही भूल जाते हैं। हाँ, वही तो बता देना पहले। जो प्रश्न लेके चले थे कि ये ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या क्यों, और यदि आत्मा परमात्मा का इस अंश है तो वो निकला क्यों और मिलना क्या, मतलब क्या हुआ इसका। तो ये दोनों का सवाल उनको जवाब नहीं मिला समाधि में, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। संयम नाम की क्रिया की तो फिर सब चीज़ों का पूरा अस्तित्व का दर्शन हुआ, जीवन का ज्ञान हुआ, है ना, और फिर मानवीयतापूर्ण आचरण उसके फलस्वरूप निकल आया, व्यवस्था का स्वरूप निकल आया। ये उनका कहना है कि वो वैसे ही हुआ कि जैसे हमारी कोई घर में कोई चीज़ खो जाती है, कोई पेंसिल खो गई और हम उसको ढूंढने जाते हैं, तो पेंसिल कई बार तो ऐसा होता है पेंसिल तो मिलती नहीं है लेकिन रबर मिल गई, हमारा पुराना है ना, कोई और स्केल मिल गया, है ना, लेकिन पेंसिल नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है पेंसिल तो मिली साथ में रबर भी मिल गई, है ना, और कुछ और जो चीज़ें खोई थी वो भी मिल गई। तो नागराज जी को ऐसा ही हुआ कि अपने सवालों का जवाब तो मिला ही मिला, साथ में जो शिक्षा का स्वरूप, व्यवस्था का स्वरूप, समाधान का स्वरूप, समृद्धि का स्वरूप, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप वो भी क्लियर हो गया। मानवीय आचरण जो कि अभी तक मानव जाति में अच्छे से स्पष्ट नहीं था, या तो भक्ति विरक्ति का स्वरूप था, त्याग का स्वरूप था, या भोग का स्वरूप था। ये दोनों स्वरूप तो थे, है ना, लेकिन इच्छाओं की तृप्ति का, ऐषणाओं का स्वरूप, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का जो स्वरूप है वो उनके हाथ लग गया, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ, तो ये चुप हो जाना मतलब इसी को विचार बोलते हैं ना, ये इन्होंने लिखा है, ये जो राजा भैया इन्होंने विचार लिखा है, विचार शून्य कब हो गया? तभी होगा जब चित्र, विचार किस आधार पे होता है? चित्र के आधार पे। चित्र पहले बंद करना पड़ेगा, तो चित्त बंद हो गया तो विचार बंद हो गया अपने आप। भैया एक चीज़ शेयर करना हाँ जी, हाँ जी, बताइए भैया। ये जो आज जो मतलब ये जो क्लैरिटी बना भैया, एक बात बहुत अच्छे से हुआ कि ये बड़ा ही बैलेंस अप्रोच, ये बड़ा ही बैलेंस अप्रोच था। ईश्वरवाद में जो है वो ऊपर के जो है उस पर तो जो हुआ, लेकिन ये जो व्यवस्था का आधार जो था वो बिल्कुल छूटा हुआ था, और इससे जो है एक बैलेंस अप्रोच जो है वो क्लियर हुआ भी है। आप बैलेंस बोलें या जो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य के अर्थ में जो व्यवस्था का स्वरूप है वो स्पष्ट हुआ। जैसे इन्होंने बोला कि भाई समाधि के बाद में आदमी जब चुप्पी हो गया तो क्या हो रहा है, क्या करना है, वो स्पष्ट नहीं है ना। समाधि का मतलब है स्वांत सुख है, मतलब अपने में उसको दुख नहीं है, वैसा कह सकते हो, लेकिन वो सुखी हो गया और दूसरों को सुखी कुछ कर सकता है, उसका बहुत कुछ स्पष्टता नहीं, मतलब अब सारा कोई भी भाव नहीं, इच्छा ही समाप्त हो गई ना। जब विचार और चित्रण समाप्त हो गए, इच्छा भी खत्म हो गई, है ना। समाधि में ऐसी स्थिति बनती होगी। आगे बढ़े, भ्रमित को देखें तो ये तो हो गया जागृत जीवन। अब भ्रमित तो आसान है ना। उसका जो चित्रण है वो किस आधार पे होता है? बाहर से होता है, क्योंकि इधर कुछ है नहीं अभी, तो चित्त तक की बात होती है। ऊपर जो है ये चुप है, तो यहीं से आता है बाहर से मान्यता। किस आधार पे आ रहा है? भय, प्रलोभन, आस्था, है ना, सुविधा, संवेदना, इन्हीं सब का मान्यताओं के आधार पे चित्रण बनता रहता है। इच्छाएं जो जागृत होती हैं कहाँ से हो रही हैं, और ये कहाँ से आ रहा है ना। वातावरण, समाज, शिक्षा, जो भी प्रचलित है, मतलब जो भी उपलब्ध है, जो बाहर मतलब देख रहा है, वहां से चित्रण बन रहा है। अब क्या हो रहा है?
इसको पूरा करने के लिए ही विश्लेषण तुलन है। तो इतनी क्रिया होती है, तुलन कितना हो रहा है प्रिय हित लाभ के अर्थ में, है ना, उतना ही विश्लेषण हो रहा है। उसी आधार पे वो रुचि मूलक आस्वादन कितना होता है, केवल रुचि मूलक प्रधानतः, कभी कभी मूल्य मूलक संबंधों में हो जाए, और उसी आधार पर कार्य व्यवहार का चयन करता है। व्यवहार, और उसी का दुखी होता है, फिर देखता है कि क्या हुआ, है ना, करने से या तो क्या मिलेगा, क्षणिक सुख या दुख, इतना ही तो होगा, या तो क्षणिक सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो ये कैसे पता चलता है, जो भी हुआ फिर उसको ऐसे ही जाएगा, जो किया उसको देखता है, जो किया स्वाद मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, है ना, क्यों नहीं मिला, उसका विश्लेषण करता है, क्या कमी रह गई, स्थिति बनी हुई है प्रिय हित लाभ वाली कि प्रिय कम था, ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा चला गया, खाना तो ठीक था लेकिन बड़ा परेशान होता है, रेस्टोरेंट गया, प्रिय भी होगा, स्वाद भी ले लिया, लेकिन पता नहीं था, अरे पिछली बार तो आपने 10 रुपये का दिया था गोलगप्पा, अब 20 कब से कर दिया, अब वो स्वाद गायब है, वो 20 को गाएगा, यार देखो पहले बता देते, बढ़ा दिया है दाम, तो विश्लेषण करेगा कि नहीं करेगा, तो स्वाद खाया, चयन किया, जब पैसा दिया तो परेशान हो गया। ये बात फिर कहाँ जाएगी, मेमोरी में चली जाएगी, अब इसके पास नहीं जाना है, चित्रण बन जाएगा, ये नया गोलगप्पे का कहीं दूसरा 10 वाला ही देखेंगे, थोड़ा स्वाद कम भी हो जाए बेशक, पैसा तो 10 ही देना है, ऐसा निर्णय लेके हो सकता है, या नहीं बढ़िया है कोई बात नहीं 20 ही देना है, पर गोलगप्पा तो तुम्हारा ही खाना है, फिर कब जाना है। तो इस तरह से, लेकिन ये थक जाता है तो फिर सोचता है कि, है ना, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये किसकी काम हो रहा है, ये इतनी क्रियाएं किस में हो रही हैं, भ्रमित में हो रही हैं। तो ये लाल में बनाए तो लाल में ही लिख देते हैं। किस में हो रही हैं, भ्रमित जीवन, जो अभी हमारी स्थिति है लगभग, जो ट्राई एंड एरर करके कर रहा है, जिसके पास केवल समाज से इतनी ही सूचना है, मान्यता यही है कि सुविधा में सुख है ना, या आस्था, भय प्रलोभन आस्था, है ना, भक्ति विरक्ति, जो कुछ भी कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, ईश्वर दर्शन भी नहीं हो रहा है, समाधि भी नहीं लग रही है, ध्यान भी नहीं लग रहा है, या पैसा नहीं मिल रहा है, जो भी होगा इधर से ही होगा, इतने तक चला जाएगा, क्योंकि अभी कुछ साक्षात्कार नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह है ही नहीं, चिंतन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो स्थिति है। अब हम अध्ययनशील जीवन में जाते हैं, ठीक है, इस पे किसी को कुछ पूछना, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गया, पर मान्यता चित्त तक जाएगा, क्योंकि वो जांचा नहीं है, साक्षात्कार नहीं हुआ रहता है। माइक, अनुपमा दीदी ठीक चल रहा है, आप थोड़ा तबीयत ठीक, आपका कान का है जी, भ्रमित में या इसे बुद्धि तक, बुद्धि और आत्मा चुप है अभी, उनके काम की कोई चीज़ ही नहीं जा रही अभी। बुद्धि क्योंकि सारा सुविधा के अर्थ में है, या तो भक्ति विरक्ति के अर्थ में, ये बुद्धि का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बुद्धि उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करती है जो नित्य है, निरंतर है ना, जो अस्तित्व सहज है, उसकी अपेक्षा कहाँ से है, आत्मा से बुद्धि में अपेक्षा के रूप में है कि सही चीज़ आएगी तो बताएगा कि ये सही है। बुद्धि का काम इतना है, और सही ढूंढने का काम इन्हीं तीनों लोगों का है, चित्त का, वृत्ति का और मन का, क्योंकि यही संसार के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मन ज़्यादा करता है ना, तो मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त। जी ठीक है देविका दीदी, बुद्धि और आत्मा का रोल केवल इतना है भ्रमित जीवन में कि अपेक्षा के रूप में, अपेक्षा बनी हुई है कि इसमें सुख नहीं है, ये गलत है,
सही की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। देखिए, हमको भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह, भ्रमित व्यक्ति को भी अपेक्षा तो सम्मान की रहती कि नहीं रहती है? ना वो सम्मान कर पाता है, और अगर कोई सम्मान करे भी तो उसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाता है। दोनों स्थिति नहीं है उसके पास, है ना? क्योंकि उसके पास अपेक्षा तो है, लेकिन ना तो मूल्यांकन क्षमता है और ना ही डिलीवरी, मूल्य प्रदायी या न्याय प्रदायी क्षमता है। पर अपेक्षा हर एक मानव में है। क्यों है? क्योंकि आत्मा और बुद्धि का प्रभाव रहता है अपेक्षा के रूप में। ठीक है दीदी? भाषाकरण जो अनुभव और बोध है ना, उसको व्यवस्था में उतारने की जो एक लिंक क्रिया है ना, जिससे चित्र बन पाए। उल्टा देखिए, एक तो चित्र है, उससे अर्थ गया, तो अर्थ को भाषा में लाना और भाषा के आधार पे चित्त में ले आना। सर, कोडिंग डिकोडिंग का काम है चिंतन। मनन तो वृत्ति में होता है, न्याय धर्म से। जी दीदी। कहीं पे पढ़ने में आया था कि चित्रण जो है वो बदलते हुए अवधारणाएं, और जो फिक्स हो जाते हैं चित्रण, उसको चिंतन कहते हैं। ऐसे वो तो फिर अवधारणा होता है, उधर बोध बुद्धि में होता है, बोध में। अभी मैं उसको ही बता रहा हूँ पढ़ते हुए। भैया, तो जैसे जो अवधारणाएं जो हमको मतलब अध्ययन पूर्वक जो मिला, तो उसका कोई चिंतन नामक कोई मतलब कोई क्रिया नहीं हो रहा, डायरेक्ट चिंतन बन रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अध्ययनशील का बताता हूँ। अभी भ्रमित का हो गया, अब अध्ययन में क्या करते हैं वो बताता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी चिंतन कोई इफेक्ट, मतलब चिंतन जो है वो इनफेक्टिव है अभी। हाँ, इनफेक्टिव है। हम बोलने में बोलते हैं, मनन को ही चिंतन बोल देते हैं कि हमारा चिंतन चल रहा है, मतलब विचार को ज़्यादातर हम चिंतन बोल देते हैं। हमारी भाषा में क्या है, तो दर्शन में चिंतन एक बड़ी क्रिया है, चित्त की क्रिया है, जो अनुभव के बाद होती है। उससे पहले जब हम कहते हैं ना मैं चिंतन कर रहा हूँ, तो चिंतन मतलब विचार कर रहा हूँ, तुलन और विश्लेषण कर रहा हूँ, उसको हम चिंतन नाम दे देते हैं। पर एक्चुअल में हम वो विचार कर रहे होते हैं। चिंतन का मतलब है अनुभव बोध को अब आगे चित्रण यानी योजना बनानी है, तो योजना के लिए जो हमको स्टेप्स लेने जाते हैं, समझ को अब चित्रण के रूप में लाना है, तो उसका जो लिंकिंग क्रिया है उसको चिंतन कह रहे हैं, है ना? समझ को अर्थ में लाना और अर्थ से वस्तु की चित्रण की ओर ले जाना। सर, जो मूल्यांकन है, मतलब सही मूल्यांकन वो अनुभव के बाद ही होगा, और ऐसे में वो मूल्यांकन का मतलब अनुभव से पहले सही मूल्यांकन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे जांचे, हमारे सामने पीला वो पड़ा हुआ है मेटल, और गोल्ड भी पड़ा हुआ है, और कोई और दो चार पीली चीज़ है ना, किसी मेटल पे पीला केवल कलर ही करके डाल दिया है, तो हमको तो तीनों एक जैसे ही लगेगा, सब सोना है ले जाएंगे। हम पहचान पाएंगे क्या अभी? लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है, जिसको पता है कि कैसे पता लगाना है, तो वो भी कब आएगा? मूल्यांकन क्षमता भी हमको समझ से ही आती है कि वास्तविकता कोई चीज़ कैसी है, तभी पता चल पाता। अभी अपेक्षा के आधार पर करते हैं। नहीं, जैसे कोई चीज़ साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार होने पर जिसका साक्षात्कार हो उसका भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि अनुभव के बाद ही होगा, उसे कर पाएंगे। अवधारणा से भी कर पाएंगे। तो जितना जितना हम साक्षात्कार अनुभव बोध की तरफ चलेंगे, उतना उतना हम सही मूल्यांकन करने लगेंगे। वो मैं तीसरा स्टेप अभी बताने वाला हूँ। तो एक भ्रमित में कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। अब हम अध्ययन में क्या क्या कर पाएंगे, वो अध्ययन की स्थिति पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो मैं एक पड़ाव की बात कर देता हूँ, बाकी है ना बहुत सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। भ्रमित और अनुभव संपन्न के बीच में, जागृत जीवन के बीच में बहुत सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। किसी को एक दो वस्तुओं का साक्षात्कार हो गया, किसी को अवधारणा हो गया, है ना, हो गया, तो एक क्रम है, होता जाएगा वो। सर, तो साक्षात्कार हो उसका ही का मूल्यांकन नहीं हो रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ? जब साक्षात्कार हुआ एक दो चीज़ का, तो उसी को पता नहीं चलता क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो अनुभव के बाद ही चलेगा क्या? अनुभव के बाद ही पता चलेगा क्या साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्या लगता है? क्यों? साक्षात्कार हुआ और थोड़ा थोड़ा जिसका साक्षात्कार आ रहा है उसका बोध भी हो रहा है, तो क्या लगता है?
नहीं तो ऐसा होता तो सब लोग बताते ना कि जीवन युद्ध जो कर रहे प्रबोधक, तो मेरे को इस चीज़ का साक्षात्कार हो गया तो अभी बोल नहीं रहे होते। क्या बताया था? अच्छा बताऊंगे करके बोले थे, क्या किस किस का हुआ है? उस चीज का साक्षात्कार हुआ है वो तो मैंने बताया था। बाकी सब प्रबोधकों से सवाल लेके जाते हैं आपको क्या क्या। मैं बोध तो नहीं बताया था, मैंने साक्षात्कार की बात बताई थी। कुछ चीजों का तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात्कार हुआ है, ऐसा मैंने बताया था। पता चलता है कैसे पता चलता है कि आपको अनुभव हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ तो अपने को ही पता चलेगा ना, नहीं पता चलेगा तो आपको साक्षात्कार हुआ ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कंफर्म कैसे करेंगे? हाँ माइक लीजिए। भैया एग्जाम्पल देके समझो। एग्जाम्पल, चलिए उदाहरण मैं देता हूँ एग्जाम्पल की। ये पता कैसे चलेगा कि हमको अनुभव हो गया है? तो देखिए यहाँ पे सभी मेरे ख्याल से वयस्क लोग हैं। उदाहरण में थोड़ा सा एक कहानी के रूप में बताता हूँ, देते है ना, क्योंकि जब ये कोई सवाल पूछता है तो मुझे वही कहानी याद आती है, तो बता दूँ वो कहानी सुना दूँ। एक समय की बात है ना, एक समय की बात है कि एक भोली भाली किसी गांव में एक लड़की रहती थी, बहुत ही मासूम, उसको कोई दुनियादारी का ज्ञान नहीं था। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद में कुछ दिनों के बाद उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा अब तुमको थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए, तुम कुछ माँ बनने की प्रक्रिया में हो, माँ बनने वाली हो कुछ दिनों के बाद में। तो उसने पूछा अच्छा कितने दिनों के बाद में? कब? कल बनूंगी? क्या करें? कल नहीं बनोगी, अभी थोड़ा समय है ना, अभी आपको 7-8 महीने हैं ऐसा, उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होगा। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो कुछ और समय बीता तो उन्होंने और बोला कि देखो अब अच्छे से थोड़ा सा और ध्यान रखना। तो उसको भी अपने में परिवर्तन तो दिख ही रहा है। पर जो कहानी का सार है मैं आखिर में ले जाता हूँ। तो अब जब बिल्कुल 9 महीने, आप सबको पता है कि 9 महीने के बाद बच्चे के आने का आगमन की तैयारी हो जाती है। तो उसने बोला बेटा बता देना आपको, है ना, बच्चे का किसी भी दिन हो सकता है, तो हमको तो पता चल जाएगा, पर आपको भी कुछ परेशानी होती तो बता देना है ना। तो वो कहती है मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चा होने और सासू माँ मुझे बता देना जब बच्चा पाए। तो बोला बेटा तुझे तो क्या, तू सारे मोहल्ले को बता दे कि तो जान की दीदी अनुभव हो जाए और हमको पता ना तो केवल हमको ही नहीं पता चलेगा, सबको पता चलेगा। आदमी में अनुभव हो जाए और कुछ हो नहीं, ऐसा है नहीं। हो सकता है ऐसा? यूरेका चिल्लाएगा वो, कुछ भी चिल्लाएगा। आपके पेट में समोसा खा के थोड़ा दर्द हो जाता है वो तो दुनिया भर को बता देते हो, है ना। दांत में दर्द हो जाए तो पूरे मोहल्ले को जगाते हो, है ना। अनुभव हो जाए और हमको भी नहीं कैसे कंफर्म करेंगे? जान की दीदी कह रही है हमको अनुभव हो गया, कैसे पता चल? बताइए मीनू दीदी क्या लगता है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ बिल्कुल। मीनू दीदी क्या करें, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा। हाँ। लेकिन हम वही बोल रहे थे कि आपको साक्षात्कार किन किन बातों का हुआ है वो हम पूछना चाहते थे तो वो बोल रही थी वो मैं कल बताऊं है ना। तो हमको जो भी होता है हम उसको देख पाते हैं, हमको देखने का अभ्यास यहाँ बताया जाएगा कि अपनी जीवन क्रियाओं को देखना है, स्वयं को देखना है ना। और एक बार हम समझने के लिए ध्यान लगाते हैं, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। तो एक बार हमको देखना आ गया तो हमें जो जो परिवर्तन पर। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, वो आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो अपने में? कि जलन आ गई यार ये है ना, या किसी के प्रति द्वेष का भाव आया कि यहाँ पे भी या घर में भी या मोहल्ले में भी किसी की नई गाड़ी आ गई तो कलेजे से निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? तो पता चलता है कि नहीं चलता है? अच्छा किसी के प्रति स्नेह का भाव आया, पता चलता है कि नहीं चलता है? क्या लगता है? किसी के प्रति गुरुजी हैं, किसी के प्रति सम्मान, हमारे टीचर हैं, माता पिता हैं, तो पता चलता है कि नहीं चलता है कि हम में क्या भाव बन रहा है? ऐसे जब अनुभव होगा, ब्रह्मानुभूति हो जाए और हमको पता ही नहीं चले तो इसका मतलब नहीं हुई है। अगर पता नहीं चल रहा है तो हुई नहीं है, सीधी बात है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है
तो कुछ नहीं हुआ है। अगर कोई ये नहीं कह पा रहा है कि हमको साक्षात्कार हुआ है तो नहीं हुआ है, सीधी बात है। हुआ है तो पता चलेगा भाई। जब पेट में दर्द होता है वो पता चल जाता है, किसी के प्रति जलन होती है वो पता चल जाता है, किसी वस्तु की हमको स्पष्टता हो जाए और हमको पता नहीं चले, ऐसा हो सकता है या बेटा? क्या लगता है आपको? पता तो चलेगा। अगर हमको ये पता है, अगर पता है बहुत स्पष्ट रूप से, हमको पूरी प्रक्रिया पता है, उसका हमको है ना स्पष्टता हो गई है तर्क रूप में कि यहाँ से रायपुर से अगर दिल्ली जाते हैं तो ये स्टेशन आते हैं कि जब आप नागपुर जाओगे तो नागपुर का स्टेशन ऐसा होता है, वहाँ पे आपको संतरे बहुत मिलेंगे। अगर इस सीज़न में जा रहे हो तो वो नागपुर की पहचान है ना। संतरे तो कहीं और भी मिल सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वहाँ मिलेंगे तो संतरे ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी पहचान है ना। या जब आप लद्दाख जाओगे गाड़ी से तो पहाड़ी आएंगी और मौसम ऐसा हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि पहाड़ी आ गई और मौसम बदल गया है। अगर वैसा नहीं लग रहा है तो आप पहुँचे ही नहीं हो पहाड़ी, आप कहाँ रेगिस्तान में भटक रहे हो। भी पहुँच गए तो पता चलेगा, ऐसा थोड़ी कि वहीं जाके पता चलेगा। अब आप नागपुर भी गए तो भी पता चलेगा, उससे आगे गए आपका वर्णन है कि भोपाल भी आता है, देखो दिल्ली के रास्ते में भोपाल लिखा आएगा, है ना। भोपाल में लोग ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे ये होता है, उसका वर्णन होगा। तो ऐसे ही नागराज जी ने क्या कर दिया है कि पूरी वर्णन कर दिया है, साक्षात्कार में कैसा, बुद्ध में कैसा अनुभव, क्या सारा तो वर्णन है। अगर हो रहा है तो कम से कम वो तो घूम फिर के आए ना लद्दाख, जहाँ भी घूम फिरने गए हैं, तो सारा पता है। अगर हमारा मैच हो जाता है तो हमको लगता है कि चलो रायपुर से तो निकल लिए, नागपुर तो पहुँच गए, दिल्ली तो नहीं पहुँचे लेकिन नागपुर तो पहुँचे, और हमारे पास लिस्ट है पूरी प्रक्रिया। अगर हमको वो प्रक्रिया ही स्पष्ट नहीं है तब तो, अगर हम ट्रेन में नहीं बैठे और हम सोच ही रहे हैं कि नहीं चल पड़े, तब कहीं नहीं पहुँचे। उसके लिए ट्रेन में बैठना पड़ेगा। तो ये सब उदाहरण है ना। तो मूल बात इतनी है कि अगर हम में कुछ भी परिमार्जन होता है, कोई भी भाव बनता है, वो हमको पता चलता है। तो अगर हमको अनुभव होगा दीदी तो बिल्कुल आपको ही नहीं पता चलेगा, आपके पति को सबसे पहले पता ये पतिदेव का अधिकार है कि आपको अनुभव हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि जानकी जी जो हैं आजकल कुछ बदली आजकल क्या है, मेरे पैर जमी पर पड़ते नहीं, मेरा ऐसा कुछ क्या है वो, कुछ ऐसा गाना तो है, आजकल पाँव जमी पर पड़ते नहीं मेरे, आप उड़ती उड़ती सी नजर आओगी। वो बोलेगा कुछ तो हो गया है जानकी जी। फिर बच्चों को भी पता चलेगा कि मम्मी कुछ तो है, अच्छे रूप में, है ना। गुस्सा है तब भी पता चलता है कि आज मम्मी का मूड उखड़ा हुआ है, बच्चों को पता चलता है कि नहीं चलता है? बताइए। जब आप गुस्से में होते हैं अंदर से तो आपको तो पता ही है आप गुस्से में हैं, और ये आपको ही पता है किस बात पर गुस्से में, पर बाकी लोगों को इतना तो पता चलता है कि गुस्से में तो है। तो पति को भी चलता है और बच्चों को भी चलता है। ऐसे में सासू माँ का फ़ोन आ जाए, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पूरी दुनिया को पता चल जाए, जो आपके नजदीक आएगा उसको पता चल जाए। कुछ गड़बड़ है? नहीं भैया, ब्लैक वाला जो आप ये मतलब एरो किए हैं तो चयन का जो है व्यवहार से तो किए, कार्य से भी तो होना चाहिए ना? हाँ, सारे से है वो, है ना। हाँ, हाँ दोनों से। ठीक। सर आपने जो दिव्य पथ लिखा है उसमें लिखा है कि नागराज जी को मतलब अध्ययन प्रक्रिया तो कुछ साल तक चला ऐसे करके। हाँ मतलब संयम प्रक्रिया कुछ साल तक चला, मतलब उसमें एक एक करके जो वस्तु प्रकट हो रहा था वो प्रक्रिया तो साल भर चला ना, कि एक ही सेकंड में हो गया? तो साल भर चला ना, लगातार चलते रहा ना। तो वो जब चालू वो जब दिखना चालू हो उस टाइम अनुभव हो कि पूरा दिखना कंप्लीट हुआ तब? उनको लग गया कि बार-बार देखने से भी वैसा ही दिख रहा है, हाँ। और तृप्ति बिंदु जो हो गया कि सारा देख लिया है, तब अनुभव हुआ। तो पहले अनुभव नहीं हुआ था, मतलब वो सब साक्षात्कार का हो रहा था धीरे धीरे करके। अभी एक चीज़ का हुआ फिर दूसरे का, जब पूरा कंप्लीट हो गया तब पता चले कि अनुभव हुआ। अच्छा, तो ये सब मतलब अनुभव होने से पहले साक्षात्कार होना जरूरी है। नहीं ऐसा लगता है ना, समाधि के बाद संयम के तो अनुभव हो गया, तो साक्षात्कार हुआ तभी अनुभव हुआ। संयम के बाद संयम में वो इसी प्रक्रिया से गुजरे, ऐसा बता संयम में यही प्रक्रिया से गुजरते हैं, पर वो समाधि से आसान हो गई। तो आप भी करके देखना है ना भैया। साक्षात्कार एक एक का और अध्ययन मतलब अनुभव जो है पूर्णता का।
सबका साक्षात्कार हो गया, वही अनुभव है। तो साक्षात्कार बोध अनुभव एक ही चीज़ है, सबकी स्पष्टता हो रही है। तो साक्षात्कार होना, बोध होना, अनुभव होना एक ही बात है ना। अनुभव केवल पूर्णता को कह रहे हैं, है ना। स्पष्टता तो सभी की हो रही है। तो ये भ्रमित जीवन का हो गया। अब क्या करें? अध्ययन। हाँ जी, हाँ बताइए, तब तक भ्रमित को मिटा दें। हाँ बताइए, चलिए। तो भ्रमित की बजाय, है ना जी, मतलब भैया जैसे आत्मा को व्यापक का अनुभव होता है, ऐसी बोले तो साक्षात्कार हो धीरे धीरे हो रहे, मतलब आधा आधा व्यापक का हो रहे हैं। नहीं व्यापक का तो मतलब व्यापक तो आधा कर ही नहीं सकते। हाँ, तो क्या हो रहा है उतने समय में? पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं, अस्तित्व दर्शन में बहुत सारी चीजें आई ना, उन सब का मतलब साक्षात्कार पूरा हुआ तभी मतलब व्यापक उसको दिखेगा। जब तक वो साक्षात्कार और बोध पूरा नहीं हो जाएगा, धारणा पूरा नहीं होगा, तभी वो व्यापक दिखेगा, व्यापक का अनुभव। तो अगर बाबा जी संतुष्ट नहीं होते, एक बार देख लिए फिर बार बार देखे, अगर संतुष्ट मतलब नहीं हुए तब तो भी नहीं होगा। तब भी नहीं। तो मतलब पूरा तो देख ही लिए हैं, पूरा तो देखना ही होगा। संतुष्ट होना जरूरी है। उसके अलावा बाकी सब कुछ को देखना होगा अच्छे से। तभी अनुभव होगा। अनुभव लास्ट क्रिया है व्यापक को। उससे पहले जो प्रकृति है ना, लगभग वैसा ही है कि आप सीधे प्रधानमंत्री को मिल लोगे क्या जाके, एक उदाहरण के लिए, या कोई प्रोसेस होगा उसका। मतलब प्रधानमंत्री से मिल लिए, पता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है, ऐसा हुआ मतलब पहला बार में। वो तो पहले तो बताना पड़ेगा नहीं प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। हाँ। ऐसा नहीं है। मतलब उसको मिलने के लिए पहले बाकी कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ प्रक्रिया ऐसा ही। भैया जिसमें वो है चित्रण, उसमें सूक्ष्म इच्छा मतलब मान्यता के रूप में आएगी कि पहले से रहेगी इच्छा? सूक्ष्म इच्छा जो है ना, इच्छा सब कुछ हाँ। मान्यता के आधार पर, वो मान्यता से बनती है। हाँ, अभी भ्रमित स्थिति। मान्यता किस आधार पे? वातावरण, संयोग, ये सब बाहर से हो रहा है ना। जैसे कैसे आप में सूक्ष्म इच्छा थी कि किसी दिन परिचय शिविर करेंगे, कहीं सुना हुआ था, है ना, और आप ट्रेन में गए या आपके दोस्त करके आ गए, उन्होंने बताया कि देखो इस दिन शिविर है, अरे मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, तो तीव्र इच्छा बन गई, है ना। तो ये संयोग वातावरण जो है। नहीं भैया, उसमें सूक्ष्म इच्छा इसको बताया जाए कि जैसे मतलब न्याय धर्म सत्य है, इसको सूक्ष्म इच्छा बताया जाए। हाँ, परिचय शिविर का भी ऐसे ही जो हमारे बैकग्राउंड में है कि एक दिन करना है, तो मूल रूप से न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक सही सत्य को हम खोज पाएंगे, वो सूक्ष्म इच्छा का प्रकार है। अच्छे की जो अपेक्षा है वो सूक्ष्म इच्छा न्याय धर्म सत्य है। और परिचय शिविर से शुरू होगा ना न्याय धर्म सत्य। जैसे परिचय शिविर के अलावा कुछ पार्टी है, उसका हुआ तो वो क्या चीज? जैसे परिचय शिविर में आना है वो तो एक हो गया, मतलब न्याय धर्म सत्य जानना है। और दूसरा पार्टी में जाना है, ये भी सूक्ष्म इच्छा हो सकता है, कभी करेंगे पार्टी ऐसा, तो वो सूक्ष्म इच्छा होगा कि मतलब वो तो तीव्र इच्छा रहता है, पार्टी करना है, वो सूक्ष्म इच्छा कहाँ रहता है? न्याय धर्म सत्य, सत्य को खोजना है, वो सूक्ष्म इच्छा में रहता है, बाकी तो इच्छा बना ही रहता है। जैसे पार्टी मिल जाए तो चले जाते हैं। जैसे बूढ़े लोग को मतलब रहता है कि तीर्थ यात्रा जाना है, तो उसमें तीव्र इच्छा होता है, तुरंत चले जाते हैं। और सूक्ष्म इच्छा है तो मतलब टाइम लेके जाएंगे, जब मिलेगा समय वैसे। यहाँ पे सूक्ष्म इच्छा जो कह रहे हैं, तो दो तरह से, एक तो हम सामान्य रूप से किसको मानते हैं उसको मान के चलें, या दर्शन में किसको कह रहे हैं उसको मान के चलें, है ना। एक सामान्य रूप से अगर लेंगे तो ये सब पे लागू हो जाएगा कि तीव्र इच्छा का मतलब है कि कुछ भी करने की तुरंत आवश्यकता, उस तरह से लेंगे, है ना। सूक्ष्म इच्छा कि जो हमारे बैकग्राउंड में है, इवन तीर्थ यात्रा की या कुछ भी करने की, जो अभी तीव्र नहीं बनी है ना उसको। पर यहाँ पे तीव्र इच्छा हमारी जो भ्रमित स्थिति में किसकी रहती है? भोगने की, सुविधा की, पार्टी की, ये बनी रहती है। सूक्ष्म क्या बना रहता है कि एक दिन हम समझेंगे न्याय धर्म सत्य को, एक दिन अनुभव को जानेंगे, है ना, एक दिन भ्रम को जानेंगे। पहले पढ़ लें, पहले नौकरी कर लें, व्यापार कर लें, फिर गीता पढ़ेंगे, सत्य को समझेंगे। ये सूक्ष्म इच्छा का भाग है, जो सत्य न्याय धर्म सत्य के प्रति जो, ठीक है। तो अभी तो घंटी तो बज गई है, तो अध्ययन वाले को फिर आगे ही करें, क्या कहते हैं, है ना। हालांकि इसमें 3 मिनट हैं वैसे, क्या लगता है? हाँ, मुझे आज घंटी सुनाई देगी। है क्या कह रहे हैं सब लोग? हाथ खड़े करें। अभी अध्ययनशील को करके चलना है कि पहले खाना खा लें फिर करेंगे? पहले खाना खाते हैं, चलिए फिर पहले खाना खाते हैं।